नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मेंद्र आप सभी का एग्जाम विद अरिहंत प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक प्यारा सा छोटा सा शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ केंद्र के बारे में। जी हाँ, आपने सुना होगा त्रिभुज के लिए अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र, ये चारों चीजें आपने पढ़ी होंगी। इंग्लिश में बोलते हैं इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर। इन चारों की विशेषताएं क्या होती हैं, इस पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो मैं चीजें आपको बताने वाला हूँ इन पे बच्चों आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, पर इस वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप एसएससी का या रेलवे का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल आपको ये वीडियो देखना मस्ट होता है, कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है आपके दिमाग के जो कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। और ये उम्मीद करूंगा कि एग्जाम में अगर आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो आप उसको बहुत डेफिनेटली बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ आपको त्रिभुज के अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र के बारे में। तो आप सभी ने इनके नाम सुने होंगे। जी हाँ बच्चों, आपने सभी ने इनके नाम सुने होंगे। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर केंद्रक के वर्ड को लेकर, जी हाँ बच्चों, मैं कौन सा वर्ड बोल रहा हूँ? मैं सबसे पहले केंद्रक वर्ड बोल रहा हूँ। और ये जो केंद्रक वर्ड है इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। ये बनता कैसे है? ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है इसको बनाने का। जैसे कि अगर हम बात करें केंद्रक कैसे बनता है, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में क्या करना है आपको? इस त्रिभुज में बच्चों आपको सामने वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाना है। ये मध्य बिंदु मान लिया हम लोगों ने, मध्य बिंदु है। ऐसे ही आपको क्या करना है, तीनों भुजाओं के लिए ऐसा काम करना है। यानी आपको यहाँ पर तीनों शीर्ष से तीनों भुजाओं पर मध्य बिंदु को मिलाना है। और सामने भुजा के मध्य बिंदु को जब आप मिलाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास एक केंद्र निकल के आया। हमारे पास ये केंद्र निकल के आया। इस केंद्र को क्या बोलेंगे हम लोग? सेंट्रोइड बोलेंगे। यानी त्रिभुज की माध्यिकाओं के तीनों त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं खींची। वैसे आप दो खींच लीजिए, काम चल जाएगा। तो त्रिभुज की दो माध्यिकाएं भी अगर आप खींचोगे तो त्रिभुज की दो माध्यिकाएं खींचने पर एक बिंदु जो आएगा, यानी जिस बिंदु पर वो कटेंगे, वो हमारा केंद्रक होता है बच्चों। क्या होता है? केंद्रक। तो ये हमारी क्या है बच्चों? माध्यिका। तो जैसे मैंने त्रिभुज का नाम दिया एबीसी, हमारा एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में जैसे मैंने बोला डी मध्य बिंदु है किसका? बीसी का, है ना। तो यहाँ पर ये देखो बीडी है वो सीडी के बराबर हो जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें, अगर हमने यहाँ पे ई मध्य बिंदु लिया तो यहाँ पर ए बराबर ईसी हो जाएगा। ठीक है। ऐसे अगर मैं एफ लूंगा मध्य बिंदु तो यहाँ पर ए एफ और बी एफ बराबर हो जाएगा यहाँ पर। ये ठीक है। अब इसके अंदर आगे क्या ध्यान रखना है आपको? अगर देखो ये दोनों अगर ये मध्य बिंदु है, दोनों बराबर हैं, तो बेटा यहाँ पर त्रिभुज देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या क्या माध्यिका है? पहला पॉइंट क्या बना है हमारे पास कि यहाँ पर एडी, उसके बाद बी, उसके बाद सी एफ, तीनों क्या है यहाँ पर? तीन माध्यिकाएं हैं। क्या है? मीडियन जिसको हम बोलते हैं। क्या है? तीनों तीन माध्यिकाएं हैं। ठीक है। माध्यिका हुई तो माध्यिका हमेशा मध्य बिंदु पर मिलती है। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ? अब यहाँ पर जो हमने बुलाया कि जो मध्य बिंदु है जी, तो जी क्या है यहाँ पर? जी केंद्रक है। तो कि जी क्या है यहाँ पर बच्चों? केंद्रक होता है। अब ये अगर जी केंद्रक है तो यहाँ पर क्या हुआ कि जी जो है वो माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है बच्चों? तो यहाँ पर जी जो है ना वो माध्यिका को, जैसे कि हम बात करें ए जी और डीजी, इसका जो रेशो होगा हमेशा, इसको किस अनुपात में बांटेगा? 2:1 में। डायरेक्ट पूछता है आपसे एग्जाम के अंदर। तो इसका हिस्सा 2 होगा, इसका हिस्सा 1 होगा। ऐसे और माध्यिकाओं में भी होगा। कैसे? अगर मैं बोलूं बीजी, बीजी का रेशो ईजी के साथ जो होगा बच्चों, वो क्या होगा? सेम 2:1 होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसी के अंदर सीजी, सीजी का जो रेशो होगा बेटा एफजी के साथ, वो भी क्या होगा? 2:1 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपको माध्यिका के लिए, केंद्रक के लिए याद रखना है। क्या याद रखना है? कि तीनों माध्यिकाएं क्या जिस बिंदु पे काटेंगे वो केंद्रक बनेगा। केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटेगा। अब यहाँ पर जो मैं समझा रहा हूँ वो समझना बेटा। ये पूरा जैसे को ये मध्य बिंदु है ना, ये मध्य बिंदु, तो ये पूरा त्रिभुज था ना, वो दो भागों में बट गया, एक ए बी डी और दूसरा ए सी डी। तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज बने हमारे पास, कौन कौन से त्रिभुज? नाम दिया मैंने, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, और त्रिभुज क्या है बेटा? त्रिभुज अगर हम बात करें ए सी डी। ठीक है। इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पर एरिया क्या होगा? दोनों का सेम होगा। तो यहाँ बराबर है, और ये किसके रूप में बराबर है? का एरिया। मतलब ये दोनों किसके रूप में? एरिया के रूप में। एरिया के लिए ऐसे अगर मैं बोलूँ ये मध्य बिंदु है, अब ये एरिया बराबर क्यों वो भी जान लीजिए आप। भैया ये मध्य बिंदु है, तो ये वाला बेस और ये वाला बेस बराबर है, क्योंकि मध्य बिंदु है। और इन दोनों की हाइट सेम है, तो जब दो त्रिभुजों के आधार समान है, ऊंचाइयां बराबर है, तो बच्चों उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। ये एरिया के हिसाब से बराबर है। तो ऐसे अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास बी सी ई, एरिया में अगर बात करें त्रिभुज बी सी ई बराबर त्रिभुज बी ए ई, ये भी बराबर होगा। और ऐसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये वाला मध्य बिंदु तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा
सी बी एफ बराबर ये वाला त्रिभुज, और एक सी ए एफ, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे अगर मैं और बच्चे त्रिभुज की बात करूं तो ये बच्चा त्रिभुज इस बच्चे त्रिभुज के बराबर हो जाता है, ये छोटा त्रिभुज इस छोटे त्रिभुज के बराबर हो जाएगा, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे आप बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और भी नियम की बात करें ना तो बहुत सारे नियम बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिफाइन की जा सकती है। क्या, मैंने जैसे बोला, मैं अगर इसको थोड़ा सा आपको डिजाइन करके बताऊं तो देखो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए जी बी, ये त्रिभुज जो है ना बच्चों, ऐसे त्रिभुज ए सी जी और त्रिभुज बी जी सी, ये तीनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे नियम हैं जिनके हिसाब से हम यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये जब हमारी जो कंडीशंस हमारी बनती है ना वो इस हिसाब से बनती है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दोनों त्रिभुज अगर हम बात करें यहाँ पर, भाई ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर, ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर, ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है, ये जबकि पूरे का क्या है, एक तिहाई हमारे पास होता है। तो ये आपको बहुत सारी बातें हैं जो बच्चों आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। ऐसे हम त्रिभुज जो बनाते हैं यहाँ पर, ये जो सारे के सारे छह त्रिभुज है ना, ये सारे के सारे जो त्रिभुज है ना, छह के छह, ये छह के छह त्रिभुज भी आपस में क्या होते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। किसके हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से बराबर होते हैं। तो ये बात आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। तो ये हमारा हुआ सेंट्रोइड यानी माध्यिका और केंद्रक में जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो यहाँ पर इस तरह से बनते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर बन जाती है कई बार कि कभी कभी इसको मिला दिया जाता है, इन दोनों मध्य बिंदु को मिला दिया जाता है, और मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। ये तो हमारा जी था, तो त्रिभुज ये वाला, ये बच्चा त्रिभुज जो है ना, कौन सा बेटा, त्रिभुज ई एफ जी का एरिया जो होगा ना वो 1/12 होगा। ये वाला जो त्रिभुज है ना, इसका एरिया जो होगा पूरे का 1/12 होगा त्रिभुज एबीसी का। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है, मैंने कहा ये त्रिभुज जो है बेटा ये एक तिहाई है, ये त्रिभुज एक तिहाई, ये त्रिभुज एक तिहाई, ये सब एक तिहाई है, और ये सब 1/6। लेकिन ये वाला जो त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज 1/12। सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि ऐसे यहाँ पर तीनों माध्यिकाएं हैं, और आपको बोला कि अगर ई को एफ से मिलाए तो त्रिभुज बन गया हमारे पास, और इसके अंदर आपको पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जाता है और आपसे बच्चे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो ये हमारा सेंट्रोइड था, इसके अंदर जो मोटी मोटी बातें थी मैंने आपको समराइज करके बता दी है। इस पॉइंट को देख लिया आपने। अगले पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो अगला पॉइंट है हमारे पास अंतः केंद्र। नाम सुना होगा अंतः केंद्र। तो बेटा अंतः केंद्र यानी इन सेंटर जिसको हम बोलते हैं, ये बस शॉर्ट वीडियो बहुत काम का है, बहुत जरूरी भी है, आपने बहुत बार देखा भी होगा, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। अब अंतः केंद्र बनता कैसे, बहुत से लोगों को तो क्लियर नहीं है कि अंतः केंद्र बनता कैसे। तो बेटा अंतः केंद्र का मतलब है त्रिभुज के अंदर एक ऐसा केंद्र जिससे त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक वृत्त बनाया जाए। त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनेगा, वह वृत्त जो होगा उसका जो केंद्र होगा वो अंतः केंद्र कहलाता है। अब वो जो बनता है तो कैसे बनता है, तो उसका देखो तरीका अगर मैं बोलूं तो देखो, इसके कोणों का अर्धक किया जाए। ये कौन है, कोण का अर्धक कैसे करते हैं, प्रकार से चाप काटते हैं, एक चाप यहां से रखे, एक चाप यहां कटेगा, एक चाप यहां कटेगा, तो एक लाइन यहां से बनेगी, और जो बच्चों लाइन यहां पर बनेगी उस लाइन से ये लाइन क्या करेगी, कोण को आधा करेगी। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही हमें दूसरे कोण का भी अर्धक लेना है। लिया, ये अर्धक किया हम लोगों ने, और अर्धक करने के बाद बच्चों, अर्धक करने के बाद जब दो कोणों का अर्धक किया हम लोगों ने, और अर्धक करने के बाद जिस बिंदु पर कटेंगे उस बिंदु से एक वृत्त बनाया जाएगा जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए बनेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई वृत्त बनेगा हमारे पास जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए बनता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसी व्रत का नाम हमारा क्या होता है, अंतः, ये अंतः व्रत हो गया। अब ये अंतः व्रत हुआ क्योंकि अंदर की तरफ व्रत बना, और जब अंदर व्रत बनता है तो इसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, इसे हम बोलते हैं अंतः व्रत। उसके लिए जो केंद्र बना वो क्या होगा, अंतः केंद्र कहलाता है। तो ये इसको बनाने का तरीका हुआ। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अंतः केंद्र कैसे बना, तीनों भुजाओं के तीनों कोणों के, किससे, तीनों कोणों के अर्धकों से, तीनों कोणों के अर्धकों से, अर्धकों के प्रतिच्छेदित बिंदु से, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, तीनों कोणों के प्रतिच्छेदी बिंदु से अंतः केंद्र बनता है। क्या बनता है, अंतः केंद्र बनता है। तो यहां पर एक सीधा सा लॉजिक हमारे पास ये आता है। अब अंतः केंद्र में क्वेश्चन क्या बनता है उस पर बात करते हैं। तो अंतः केंद्र तो हमने बना दिया। अब अंतः केंद्र की मेन कहानी की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो अंतः केंद्र में क्या होता है, मैंने आपको बताया अभी जस्ट, ये त्रिभुज है, यहाँ पर दो कोणों के अर्धक बनाए, तो यहाँ पर मैंने बोला, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में,
ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बच्चों क्या है, बराबर है। तो अगर मैंने बोला जैसे त्रिभुज एबीसी है हमारे पास, इस त्रिभुज एबीसी में अगर मैं देखूं इस कोण की बात करूं, ये मान लो ओ अंतः केंद्र है, सीधा सीधा कुछ लिखा हुआ है, ओ क्या है, ओ त्रिभुज का अंतः केंद्र है, ओ त्रिभुज का इन सेंटर है, अंतः केंद्र है। तो बच्चों क्या होगा, तो कोण बीओसी, कोण बीओसी का जो मान होगा ना, कोण बीओसी का जो मान होगा वो होगा 90 प्लस 90 प्लस कोण हाफ ऑफ एंगल ए। जब भी आपसे इस कोण के बारे में पूछा जाएगा ना बच्चों, ये कोण हमेशा क्या होगा, ये वाला कोण जो होगा वो हमेशा 90 प्लस हाफ ऑफ ऊपर वाला एंगल ए है ना, उसके क्या होगा, बराबर, योग के बराबर होगा। ऐसे अगर मान लो मैं इसको भी मिला लेता हूँ, यहाँ पर आप देखो अपने पास और भी नियम बन गए। क्या बन गया, कोण एओसी का मान क्या होगा, सर कोण एओसी का जो मान होगा ना, इस वाले कोण का जो मान होगा वो होगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, जो अपोजिट में ना इसकी जस्ट ऊपर वाला उसके होगा। ऐसे अगर हम कोण ए ओ बी की बात करें, तो कोण ए ओ बी का मान होगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल सी के बराबर होगा। तो इस तरह से आप ये बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ और स्पेशल चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। भाई यहाँ पर जो हमने केंद्र बनाया, तो केंद्र से देखो, ये केंद्र से हमने क्या किया, देखो इस केंद्र से हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस केंद्र से यहाँ पर लंब डालेंगे, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु पर लंब डालेंगे, तो यहाँ पर ये लंब बना, ये लंब, ठीक है। मैं इसको पेन से बना देता हूँ, सीधा सीधा बन जाएगा। तो यहाँ पर एक लंब ये, एक लंब ये, एक लंब ये, तीनों यहाँ पर लंब की लंबाई क्या होगी बच्चों, समान होगी, क्योंकि तीनों क्या हो जाएंगी, यहाँ पर त्रिज्या हो जाएंगी। तो अगर मैंने बोला ये ओ है, ये ए बी सी है, तो यहाँ पर अगर ये देखोगे डी ई एफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, आप बोलोगे सर कि यहाँ पर ओ डी बराबर ओ ई बराबर ओ एफ होता है, ओ डी बराबर ओ ई बराबर ओ एफ होगा यहाँ पर, क्योंकि तीनों वृत्त की क्या हो जाएंगी, यहाँ पर त्रिज्या हो जाएंगी। ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए। तो ये अंत्य केंद्र की कहानी हुई। ऐसे अगर मैं बात करूं बच्चों, किसको लेकर, अगर मैं बात करूं आगे परिकेंद्र को लेकर, ये जो कोण वाली कंडीशन थी ना, उसको जरूर ध्यान रखना है आपको, इस वाले कोण वाली कंडीशन को, ये कोण वाली कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो दोनों चीज ध्यान रखना है। अंत्य केंद्र कैसे बनता है पता ही है ना, कि ये कोणों का अर्धक है दोनों, ये इस कोण का अर्धक है, डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है इस पर, इसलिए, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर की। सरकम सेंटर की बात करें, तो सरकम सेंटर कैसे बनता है बच्चों, जब कोई त्रिभुज है, देखो आपने क्या क्या कर लिया, दो काम आपने कर लिए। पहला काम आपने क्या किया, कि शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया, तो माध्यिका बनाई, पहली बात। शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया तो क्या बनाई बच्चों, माध्यिका बनाई। दूसरा काम आपको क्या करना है, सर हमने माध्यिका तो बना ली थी, नो डाउट, हमको आगे समझ में। दूसरा काम हमने क्या किया था, हमने अगले कोण किसमें, केंद्र के, जब हमने अंतः केंद्र की बात करी तब हमने कोणों का अर्धक किया। अब हम करेंगे भुजाओं के लंब समद्विभाजक, यानी ये जो भुजाएं त्रिभुज की, इनके लंब समद्विभाजक बनाने हैं आपको। क्या बनाने, लंब समद्विभाजक कैसे बनाते हैं, आपने कभी किया हो तो बताता हूँ। आपने प्रकार को लिया, ठीक है, कंपास को लिया, आपने आधे से ज्यादा के ऊपर चाप काटा नीचे, एक चाप काटा ऊपर, एक चाप फिर यहाँ से काटा यहाँ, और एक यहाँ। तो यहाँ पर एक सीधी रेखा बनाएंगे, और वो सीधी रेखा यहाँ पर क्या होगी, इस रेखा पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी, यानी इस भुजा को दो समान भागों में 90 डिग्री पर काटेगी, 90 डिग्री पर काटेगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको इस भुजा का भी बनाना है, कोई भी दो भुजा का बना लीजिए। और बनाने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, इस केंद्र से, इस केंद्र को सापेक्ष मानकर आपको एक तीनों शीर्षों को मिलाकर एक वृत्त खींचना है। वहां पर तीनों भुजाओं को बना के बनाया था क्योंकि अंदर बनाना था। परिकेंद्र कहाँ बनेगा, परिकेंद्र के लिए जो हमारा केंद्र बनेगा, परिकेंद्र के लिए जो हमारे पास केंद्र, केंद्र तो अंदर बनेगा, पर कंडीशन अलग अलग होती है, वो मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको पूरी कहानी। तो अभी हम सिर्फ कोणों को लेकर, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है हमारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैं इसकी तीनों शीर्षों को मिला के वृत्त बनाऊंगा, तो हमारा क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर एक परिवृत्त बनेगा, क्योंकि बाहर वृत्त बनता है, इसलिए उसका नाम क्या है बच्चों, उसका नाम है परिवृत्त। क्या नाम है उसका, परिव्रत उसका नाम हो जाता है, ठीक है। तो परिव्रत की बात कर रहे हैं हम लोग आज, ठीक है, मतलब अभी हम परिव्रत की बात कर रहे हैं। तो ये देखो तीनों शीर्षों को मिलाते हुए एक व्रत बन गया ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं परिव्रत, ठीक है बच्चों। तो ये परिव्रत बन गया। और परिव्रत में देखो अब आप, तो यहां से देखो आप, इस केंद्र से सबसे पहली बात है, इस शीर्ष की लंबाई, इस शीर्ष की लंबाई और इस शीर्ष की लंबाई, तीनों लंबाई क्या है बच्चों, समान है यहाँ पर। जब भी हमारा परिव्रत बनता है, तो परिव्रत में जो को केंद्र से तीनों भुजाओं के शीर्ष की लंबाई क्या होगी, समान होगी। आप बोलोगे क्यों, अरे भाई तीनों वृत्त की त्रिज्या हो गई ना, ये तीनों इस बाहरी वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई।
तो यहाँ पर हो जाएगा ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी हमारे पास हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, सीधा कोण को लेकर क्वेश्चन बनता है। तो इसको लिए आप डायरेक्टली, अगर आपने कभी बहुत बार पढ़ा हो, मैंने जैसे अब डायरेक्टली बताऊं आपको, पहले तो लिख देता हूं मैं बनाया कैसे। तीनों भुजाओं के, पिछले वाले में तीनों कोण थे, ठीक है, अब की बार क्या है, भुजा। तो तीनों भुजाओं के लंब समद्वि भाजक के प्रतिच्छेदी बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहां पर हम मैं आगे और बात करूं, तो बेटा सबसे पहले तो अब मैंने भुजाओं के बारे में तो बता दिया, आपको कोण के बारे में देख लो थोड़ा सा। तो अगर कोई त्रिभुज आपके पास है और त्रिभुज में आपको ये बोला गया है, इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ऐसे भी दे सकता है। वैसे तो व्रत बना के बोल सकते हो आप, या तो इसके चारों तरफ व्रत बना दो, लेकिन अगर आपको व्रत नहीं बनाया गया और आपको ऐसे बोला गया कि ये जो तीनों की लंबाई है ना बच्चों, ये लंबाई तीनों शीर्षों से समान है, ये तीनों की दूरी समान है, तो अगर आपको बोला गया तो बेटा इस कोण का मान जो होगा ना, इस कोण का मान ए बी सी, वो परिकेंद्र है। वो क्या लिखा हुआ है, परिकेंद्र। या तो क्वेश्चन ऐसे बोले कि ओ परिकेंद्र है, या फिर ये बोले कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बोले। तो जब ऐसा बोलता है बच्चों, तब ओ परिकेंद्र है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण बी ओ सी का मान क्या होगा, परिकेंद्र बोलने की वजह से इस कोण का मान एंगल ए के डबल के बराबर हो जाएगा। पढ़ा होगा ना आपने कि केंद्र पे बना कोण, सेम देखो, परिवृत्त बनेगा, वृत्त बाहर बनेगा, तो केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। समान वृत्तखंड में सुना होगा ना क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सुना होगा, तो वही कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो कोण ए ओ सी की बात करो बच्चों, सर कोण ए ओ सी बराबर कोण बी हमारे पास हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ कोण बी हो जाएगा, जो उसके अपोजिट में होगा ना उसके बराबर, कोण ए ओ बी बराबर कोण ट्वाइस ऑफ कोण सी हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारी कंडीशन निकल कर आ जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब हम बनाएंगे कंडीशंस, तो ओ परिकेंद्र है तो ये कंडीशन निकल कर आती है, जिस पे क्वेश्चन आपका डायरेक्टली बनता है। हाँ, मैं आपको जो बाद में बताने की सोच रहा था मैं बता देता हूँ आपको, भी कोई बड़ा इशू नहीं है। हाँ, अगर त्रिभुज हमारा पास क्या है, त्रिभुज अगर न्यून कोण त्रिभुज है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो परिकेंद्र हमेशा अंदर बनेगा। कहाँ बनेगा बच्चों, अंदर बनेगा। ये पूछ लेता है फिर भी, चलो मैं आपको बताता हूँ। एक होता है समकोण त्रिभुज में, अगर बच्चों समकोण त्रिभुज हमारे पास है, तो इसका परिकेंद्र पता है हमेशा कहाँ बनता है, इसका परिकेंद्र बनता है हमेशा यहां पर, ये हमारा ओ है, मैंने बोला ए बी सी हमारे पास है, और ओ यहां पर परिकेंद्र है। क्या है बच्चों, ओ परिकेंद्र है। समकोण त्रिभुज अगर है, तो समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ होगा, ओ परिकेंद्र है, तो क्या होगा यहाँ पर, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी होगा। ठीक है, पहली बात। ओ ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी हमारे पास होगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं आपको बता दूं, अगर ये परिकेंद्र है ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि परिकेंद्र हमेशा कर्ण के मध्य बिंदु होगा। तो ओ हमेशा कर्ण के यानी हाइपोटेनस के मध्य बिंदु पर होता है। ये कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, ये हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है। अगर मैं बोलता हूं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो उसके लिए हमेशा केंद्र कहां बनेगा, ये भी बात नोट करने वाली है कि अधिक कोण त्रिभुज में कभी पूछे तो आपसे क्या आएगा, अधिक कोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के बाहर होता है। एसएससी ने पहले खूब पूछा है ये कि परिकेंद्र कहाँ होता है, तो आप हमेशा बोलोगे अधिक कोण त्रिभुज में हमेशा बाहर होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, और न्यून कोण त्रिभुज में हमेशा अंदर होता है। ठीक है। तो ये परिकेंद्र की कहानी थी। एक आता है लंब केंद्र हमारा, और आता है छोटा सा पॉइंट है वो भी, और वो तो बहुत ईजी है, लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर।
इसको तो नाम से क्लियर है ये कि लंब से बनने वाला केंद्र जो होता है बेटा, वो हमारा क्या कहलाता है। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर लंब डाला जाए, अभी तक देखो लंब नहीं डाला मैंने, आपको एक एक बात बताता हूं मैं, सुनो। सबसे पहले केंद्रक में क्या किया, सबसे पहले केंद्रक में हम लोगों ने मध्य बिंदु को मिलाया, तो वो माध्यिका बन गई। जब हमने केंद्रक यानी मध्य बिंदु को मिलाया तो वहां से माध्यिका बनी। दोबारा बोलता हूं, अगर हमने सिर्फ मध्य बिंदु मिलाया तो माध्यिका बनी, लंब नहीं बना। लंब तो हर कंडीशन में जरूरी नहीं लंब बने, क्योंकि मध्य बिंदु देखो, अगर मैंने त्रिभुज रफली ऐसा बनाया, अगर मान लो मैं त्रिभुज ऐसा बनाता, तो मध्य बिंदु यूं आता, क्या लंब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है लंब। तो त्रिभुज पे डिपेंड करेगा। तो हर त्रिभुज में आप अगर सोचो कि भैया माध्यिका और लंब एक जैसे होते हैं, नहीं होते। ठीक है, कुछ स्पेशल कंडीशंस में होते हैं, जैसे कि समबाहु त्रिभुज के अंदर हो जाएगा, या समद्विबाहु त्रिभुज में भी एक केस में बनता है। तो अगर इसमें मैंने बोला मध्य बिंदु मिलाया तो माध्यिका बनी, फिर मैंने कोणों का अर्धक किया तो सिर्फ कोण को आधा कर रहा है, फिर मैंने लंब समद्विभाजक किया तो भुजा को आधा कर रहा है समकोण पर वो इससे मिलेगा, गारंटी नहीं है। लेकिन अब मैं जो बोल रहा हूं वो बोल रहा हूं लंब से, लंब कहां से, शीर्ष से। तो इस सामने वाली भुजा के शीर्ष से लंब डाला गया, ये 90 डिग्री पर डाला गया। अब ये 90 डिग्री पर डाला गया ना, तो इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये मध्य बिंदु है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं लंब है। तो लंब कहां से डाला, शीर्ष से। इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। तो अगर तीनों भुजाओं से लंब डाला जाए बच्चों, तो लंब एक बिंदु पर होकर गुजरता है, लंब एक बिंदु से होकर गुजरता है, और उसे लंब केंद्र कहा जाता है। तो लंब केंद्र बोलने का मतलब क्या है, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर ये लंब केंद्र है बच्चों, तो ये तीनों लंबों से गुजरेगा। किससे, लंब से गुजरेगा। तो मैंने बोला त्रिभुज एबीसी, ठीक है। मैं बोलूँ ये लंब है यहाँ पर, बेटा ये लंब केंद्र है हमारे पास, क्योंकि तीनों लंब के माध्यम से बनने वाला केंद्र लंब केंद्र कहलाता है। तो क्या बोला मैंने कि त्रिभुज के तीनों लंब यानी एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड से बनने वाले, एल्टीट्यूड के प्रतिच्छेदी बिंदु से, एल्टीट्यूड से बनने वाला या एल्टीट्यूड से लंब केंद्र बनता है। अब इसमें सीधा सीधा एंगल के बारे में पूछता है, बनता है। अब थोड़ी हिंदी खराब है, उस पर ज्यादा फोकस मत करना। अब भैया लंब केंद्र की अगर मैं बात करूं, अब कोण के बारे में बताता हूं मैं आपको। देखो यहां पर अगर कभी इस कोण के बारे में पूछा जाए ना, इस कोण के बारे में, अब पहले देखो ये पूरा एक चतुर्भुज बन गया हमारे पास। अगर मैं इसको नाम दे दूं, जैसे कि ये डी है हमारे पास, ये ई है, ये एफ है, तो देखो ए एफ ओ ई, ये हमारे चतुर्भुज बन गया। इस चतुर्भुज में आप देखोगे तो बेटा दो तो समकोण हो गए, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये दोनों समकोण हो गए हमारे पास। अब ये दोनों 90 90 180 हो गए, तो इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग 180 होगा। तो अगर ये कोण ए है, ये कोण अगर ए है, तो इस कोण का मान क्या होगा, इस कोण का मान होगा 180 माइनस ए। और इस कोण का मान 180 माइनस ए, तो इसका अपोजिट एंगल ये होगा, इसका मान भी क्या होगा बेटा, 180 माइनस ए। तो कोण बी ओ सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण ए। कब, जब ये लंब केंद्र है। ऐसे अगर मैं पूछूं बताओ कि कोण ए ओ सी बराबर क्या होगा, तो जरा देखो, ए ओ सी यानी इस कोण की बारे में बात कर रहा है आपसे, इस कोण की बात कर रहा है, तो क्या करोगे आप, इस चतुर्भुज को देखो। अब आप, ये भी समकोण, ये भी समकोण 180, तो ये कोण बी है, तो ये वाला सामने वाला क्या होगा, 180 माइनस बी होगा। और 180 माइनस बी है तो इसके अपोजिट भी क्या होगा, 180 माइनस बी हो जाएगा। तो 180 माइनस बी, यानी ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि लंब केंद्र होने पर क्या कंडीशन बनी, 90 वाली कंडीशन, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ही बनी। लेकिन जैसे ही अगर मैंने इसको क्या बोला, परिकेंद्र, तो डबल बन गया केंद्र पर। और जब मैंने इसको ऐसे बोला, क्या लंब केंद्र बोला, तो यहां पर हमारा कोण इस तरह से बन गया। तो कोण एओबी का मान बताओ क्या बचेगा, सर 180 माइनस कोण सी हमारे पास बचेगा। तो ये कंडीशन आपके पास बनती है। और सेम अगर मैं पूछूं लंब केंद्र को लेकर, तो देखो जब भी हमारे पास क्या हुआ, जब भी हमारे पास न्यूनकोण त्रिभुज है, तो केंद्र हमेशा अंदर ही बनेगा, त्रिभुज के अंदर। तो देखो एक्यूट एंगल ट्राइंगल न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज में हमेशा अंदर बनेगा केंद्र, केंद्र की स्थिति, लंब केंद्र हमेशा अंदर बनेगा। समकोण त्रिभुज में कहां बनेगा, तो आप बोलोगे सर समकोण त्रिभुज में हमेशा क्या बनेगा, समकोण वाले बिंदु पर।
समकोण वाले बिंदु पर। ठीक है। और अधिक कोण त्रिभुज में कहाँ बनेगा? हमेशा बाहर बनेगा। कहाँ बनेगा? त्रिभुज के बाहर। तो अंदर त्रिभुज के, ये त्रिभुज के बाहर, और ये समकोण वाले बिंदु पर बनता है हमेशा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और ये कोणों के जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ये सब आपको डायरेक्टली सीधी वैल्यूज देकर आपसे पूछी जाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपके लिए, और इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने इसका सारे सॉल्यूशन आपको बता दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सेशन पसंद आया होगा, और इस सेशन को आप लोगों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा, ऐसे ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़े रह सकते हैं दोस्तों। चलिए, मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।